कैसे सब लोग? बढ़िया। लॉकडाउन भी अच्छे जा रहा होगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि अपन स्टार्ट करने वाले ना अकाउंट्स अभी। दीदी ने बता भी दिया कि क्या क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस तो दीदी स्टार्ट करेगी, पर जो बेसिक है ना वो मैं सोचा कि मैं क्लियर कर दूँ एक बार। तो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बुक और एक पेन है ना तो साथ में लेके बैठो, क्योंकि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग के पास। तो तुम लोग अगर रफ में भी सॉल्व कर रहे हो ना तो मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। समझ गए? तो अकाउंट्स का मतलब भी तुम लोग को तो बताना मीन्स बताओगा तो फिर ठीक नहीं है कि तुम लोग ने पूरा वही पढ़ा है। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन ना ही बोलूँ तो बेहतर होगा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है बुक कीपिंग। बराबर। तो तुम लोग ने 11th में बहुत कुछ पढ़ा है। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्री, उसका पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, फिर फाइनल अकाउंट। तो अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स की दुनिया क्या है तुम लोग को पता है। बराबर। पर अभी भी बहुत सारी ऐसी माइनर थिंग्स है जो तुम्हें नहीं पता। मीन्स छोटी छोटी बातें जो तुम्हें नहीं पता वो मैं सोचो क्लियर कर दूँ कि अकाउंट्स किसको यूज़फुल है। अभी तक हम बनाना सीख रहे थे कि अकाउंट्स बनता कैसे, पर अब ये समझते कि ये यूज़फुल किसके लिए, कौन इसको यूज़ करता है। हाँ भले 11th में पढ़ा होगा, जूनियर कॉलेज में पढ़ा होगा, FIJC में, पर अभी भी स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। ये तुम्हें पूरा हर एक चैप्टर में काम आएगा। ये मत सोचेंगे ये इररिलेवेंट है। हर एक चीज़ जो पढ़ा रहा हो अभी, जो ये वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज़ रिलेवेंट होगी। तो सबसे पहले तुम लोग काम क्या करो, वीडियो को पॉज करो और एक बुक और एक पेन साथ में लेके बैठो। मैं स्टार्ट करने से पहले ले लिए, तो ले लियोगे पॉज करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, यूजर ऑफ अकाउंटेंसी। अभी यूजर, यूजर मीन्स जो यूज कर रहा है किस चीज को, अकाउंटिंग को। अभी अकाउंटिंग को और जो अकाउंटिंग बनाते हैं उस चीज को यूज कौन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। ये जो मिस्टर राम है, ये आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में दिखेगी ये दोनों जन। तो ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है, इतना समझ लो। आगे भी बहुत बार दिखने वाले ये दोनों। तो जो मिस्टर राम है ना, इस चैप्टर के लिए, आज बेसिक के लिए, ये मिस्टर राम स्टेक होल्डर है। अब स्टेक होल्डर तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं। कंपनी से रिलेटेड कौन कौन है? शेयर होल्डर, कंपनी में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, जो कंपनियों को लोन देते हैं क्रेडिटर्स, जो कंपनी को उधारी पे सामान देते हैं मीन्स क्रेडिटर्स, प्लस बैंक्स जो कंपनी को लोन देती है। तो ये सब क्या करते हैं, कंपनी का अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट्स देखने के बाद उनको पता चलता है कि कंपनी कैपेबल है क्या नहीं। अगर मैं उसको उधारी दे रहा हूँ कंपनी को, तो कंपनी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वह पैसा रिटर्न कर सकती है। तो अकाउंट्स बनाने यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दोनों ही लोग यूज़ करते हैं। दूसरा इंसान कौन है? मिस्टर श्याम। और ये क्या है, ओनर है इस केस में, बेसिक वीडियो के उसमें ये ओनर है। तो स्टेक होल्डर में यहाँ पर मान लेता हूँ। चलो मैं आगे कोई कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो ये दिख रहे हैं ना मिस्टर, इनका नाम क्या बताया मैंने, मिस्टर राम। क्या हुआ इनके साथ, लंबी कहानी है, छोटे में बताता हूँ। ये है स्टेक होल्डर, अभी के लिए समझ लो शेयर होल्डर। बराबर। पर इनकी स्टोरी क्या हुई, ये शेयर होल्डर कैसे बने कंपनी के, वो समझते हैं। इन्हें क्या लगा, सबसे पहले क्या लगी इनको, लॉटरी लगी। लॉटरी लगने के बाद जो ये मिस्टर राम थे, जैसे तुम नाचने लगे थे ये भी नाचने लगे। तो इन्हें आके मिले इनके दोस्त, बोले कि इतना खुश क्यों? तो इन्होंने बताया कि मुझे लॉटरी लगी है। तो जो इनके दोस्त थे उन्होंने सजेशन दिया कि इस पैसे को तू अगर अपने पास रखेगा तो कुछ मतलब का नहीं है, तो तू एक काम कर कि इसे इन्वेस्ट कर। अब जो मिस्टर राम है डिसेंट दिख रहे, कोट पैंट पहने, ब्लेजर विजर मस्त टाई भी लगाए, पर ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना,
पैसा बोलते हैं, मीन्स लॉटरी लगी तो दिख रहता हाई फाई, पर है नहीं, नॉलेज नहीं इतनी कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्हें लॉटरी तो लग गई, दोस्त ने सजेशन भी दे दिया कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पर अभी करे क्या, कहाँ पर इन्वेस्ट करे, किस जगह पे इन्वेस्ट करना ठीक होगा, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे जैसा कोई भला इंसान इनको मिला, उस भले इंसान ने बोला कि एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ। अब ये जो मिस्टर राम थे वो हंसने लगे, डॉक्टर कौन, तो फिनांस के, मीन्स फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिनांस के कोई भी फील्ड की, उसमें डॉक्टर एक ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बराबर। तो ये उनके पास गए, सीए ने क्या बोला, देखिए आपके पास इतना लंबा और इतना बड़ा अमाउंट है, आप क्या कीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट देख के यही लग रहा है कि शेयर मार्केट ठीक होगा। तो सीए ने यही सजेशन दिया कि आप क्या करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो ये मीन्स इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और वो तो सबके दिमाग में आएगा ही। क्या क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्ट तो करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देंगे, पर कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर करना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन है यार, सबके दिमाग में आता है, करे तो करे कहाँ। तो चार्टेड अकाउंट ने बोला कि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट देखो, मीन्स फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट जो अपन प्रिपेयर करते हैं, उसे फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। उससे पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, कंपनी ने खर्चा कितना किया है, कितना सेल्स किया है कंपनी ने, और हर एक चीज कंपनी के बारे में पता चलती है कि कंपनी भरोसे लायक है या नहीं। तो डिसीजन लेने में इन्हें हेल्प मिलेगा। तो सीए ने ये रिकमेंड किया, यही सजेस्ट किया कि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट देखो। पर ये तो भाई खाली पैसा बोलता है, जैसे मैंने पहले बोला, तो इनको नॉलेज थी नहीं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने पूछा, पहले जानकारी ले ली कि फिनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो सीए ने इनको समझाया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे बनता है, बराबर। और इसी हिसाब से अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड किए गए, किसके लिए, मिस्टर राम के लिए। मिस्टर राम कौन है, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, समझा। तो इनके लिए कॉन्सेप्ट बनाए गए अकाउंटिंग में, ताकि इस ये जो भोला भाला इंसान है ना, जिसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है, भोला भाला इंसान समझ नहीं है इसको कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये हो जाएगा उतावला, मीन्स प्रॉफिट इतना दिखा, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये तो नाचने लगे, भाई इतनी अच्छी कंपनी है, तो ये इन्वेस्ट कर देगा, कोई भी करेगा जिसको नॉलेज नहीं है। जैसे अपन हो गए, अभी अपन 12वीं में ही है, एसवाई जैसी में ही है, तो अपन को इतनी नॉलेज नहीं है, तो अपन भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, किस बेसिस पे, खाली प्रॉफिट देख के। तो इन जैसे भोले भाले इंसान के लिए बोर्ड्स ने क्या किया, बोर्ड्स मीन्स जो फिनेंशियल बोर्ड है, यहाँ का यहाँ का भी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने और बाहर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने, ज्यादातर कॉन्सेप्ट यूएसए से ही आए। तो मेरे कहने का मतलब है, इस भोले भाले इंसान को, ये भोला भाला इंसान है, इसको कोई ठग ना ले, इसके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इस वजह से क्या बनाए गए, कॉन्सेप्ट बनाए गए अकाउंटेंसी में, वह हमें स्टडी करना है। पहले स्टोरी वापस से समझ लो क्या हुआ। जो ये भोला भाला इंसान था, मिस्टर राम, इसे अचानक एक दिन क्या हुआ, लॉटरी लगी। भाई साहब नाच रहे थे, दोस्त ने देखा क्यों नाच रहे, तो इसने कहा कि मुझे लॉटरी लगी है। तो भाई लॉटरी तो लग गई, पर घर में भी पैसा अगर पड़ा है तो फालतू ही है ना यार, उसे काम पे लगाओ, उससे भी काम करवाओ, वो भी कुछ पैसा ला के देगा, बराबर ना। तो इसे सलाह दी, इसकी दोस्त ने सजेस्ट किया कि तू इन्वेस्ट कर। ये सीए के पास गया, सीए ने इसको समझाया, और अभी समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि देख भाई तेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, तू पहले समझ ले और फिर इन्वेस्ट करना, बराबर। तो अपन को भी समझना पड़ेगा कि अपन को बनाना कैसे, अकाउंटेंसी का रूल कैसे अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे कौन से अप्लाई करना है, ताकि भाई देखो, अपन को कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो अपन को भी क्या करना पड़ेगा, अच्छे से चलना पड़ेगा ना यार। क्या हर किसी का फ्रॉड ही करते चले गए, पर अपन तो भोले भाले यार, अपन भी अच्छे ही है, भोले भाले नहीं बोलेंगे, अपन भी अच्छे ही है, अपन किसी का बुरा नहीं चाहते। तो अपन तो भाई
अच्छे से बना के चले गए, पर अभी भी बहुत सारी कंपनियां जो फ्रॉड करती आई है, और उन्हीं फ्रॉड के वजह से, उन्हीं चालाक लोगों की वजह से, और मिस्टर राम जैसे भोले वाले इंसान को बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़े, ये कॉन्सेप्ट बनाने पड़े, और ये भोला भाला इंसान कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, क्या बोलते उसको, कंफ्यूजियन आ जाए, तो उस चीज के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। समझा मेरा मोटो क्या है ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट मीन्स एक लॉजिक, एक रीजन, उस चीज के पीछे, किस चीज के पीछे वो देखते हैं अपन। देर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड, मतलब अकाउंटेंसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हर किसी को समझना चाहिए, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू सॉरी इन ऑर्डर टू डेवलप ए फर्म फाउंडेशन ऑफ हाउ अकाउंटिंग वर्क्स। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ये भी यही बोला कि अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसे हर किसी को समझना जरूरी है और समझना चाहिए। मस्ट लिखा है समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो समझ में आए कि अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है, अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, हम अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं सरल भाषा में और सिंपल वे में, बराबर। तो उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट उनको स्टडी करना है वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मैं इतना डिटेल में ना जाते हुए, इतना ज़्यादा रीड नहीं करना चाहता, मैं एग्जाम्पल बताते हुए ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। एक एक करके अपन एग्जाम्पल के उससे चलते चलते देखते जाएंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ये है कि समझो मैं कहीं पे काम करता हूँ, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ द मंथ मीन्स फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, पहली तारीख पे मैं ऑफिस में पहुंचा और बॉस ने मेरे पहले दिन का काम देख के मुझे 1 महीने की सैलरी दे दी, बराबर। मुझे क्या की 1 महीने की सैलरी दे दी, और मैं उतावला होके घर पे आया और मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि मुझे सैलरी मिल गई और मैंने सैलरी कमा लिया। मैं ये नहीं बोला कि सैलरी मिल गई, मैं ये सोच के रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने ये सैलरी क्या किया, कमा लिया। पर सच में क्या मैंने सैलरी कमाया? अगले दिन से मुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं? सोचो सोचो, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे काम करना पड़ेगा। और सैलरी ये कब की है? 1 महीने बाद की, मुझे एडवांस में मिल चुकी है। समझ रहे हो ना क्या आप कहना चाह रहे हो? ये क्या हुआ, जो सैलरी थी मुझे 1 महीने पहले मिल गई, और जबकि मैंने अभी तक कमाया नहीं, फिर भी मैंने क्या लिख दिया, मैंने कमा लिया। तो वैसे कंपनी में बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपन ने कमाया नहीं है फिर भी अपन लिख देते। ऐसा कब होता है? जैसे एग्जांपल ले लो, आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर तो सुना ही होगा, जब फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन कर रहे थे। वो कॉन्सेप्ट यही से गया है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट से ही वो चीज बनी, वो रूल बना है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझना तो ये एक लाइन से समझ सकते हैं, ये साल का ये साल में ही, ये साल का ये साल में ही। कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है? जैसे मैंने एक बिजनेस ओपन किया और एक लैंड एक्वायर किया, मीन्स लैंड खरीदा, भाड़े पे लिया, खरीदा नहीं भाड़े पे लिया। और उस जगह का भाड़ा था, जो रेंट था 12 महीने का था, 12,000। अब मेरे पास इतने वक्त पे थोड़े ज़्यादा पैसे थे, तो मैंने 3 महीने एक्स्ट्रा का रेंट पे कर दिया। कितना पे किया होगा? 12 महीने का 12,000, तो 15 महीने का 15,000। तो एक साल का कितना होता है? 12,000 ही होता है। तो जो 3,000 था मैंने क्या किया, एडवांस में पे किया। तो उस वजह से होगा क्या, उस वजह से ये होगा कि जो एक्सपेंस है ना मेरा, मैं क्या करूँगा, बोलूँगा मैंने 15,000 खर्चा किया इस साल में। मैं क्या बोलूँगा कि मैंने 15,000 खर्चा किया, जबकि मैंने वो 15,000 खर्चा नहीं किया। समझ रहे हो?
समझ रहे हो कि नहीं? ये समझो मेरा P&L अकाउंट है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक्सपेंस होता है यहाँ पर। तो मैं दिखा रहा हूँ 15,000 का एक्सपेंस था, मैंने पूरे साल भर में 15,000 का एक्सपेंस किया, और मैंने मेरी इनकम है 30,000, बराबर। तो मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा, 15,000, जबकि दिखना कितना चाहिए था, 15,000 ही दिखना चाहिए था। कितना दिखना चाहिए था, फटाफट बताओ, वीडियो पॉज करो और सोचो और बताओ कितना दिखना चाहिए था। बराबर कितना दिखना चाहिए था, 18,000। 18,000 क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, जबकि ये 3,000 इस साल का नहीं है, मैंने अगले साल का अभी से पे किया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे ये एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड करने से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, और जब मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा इससे क्या होगा, ये कौन था, बोला वाला इंसान, ये क्या देखेगा, प्रॉफिट लॉस देखेगा, इसको नॉलेज नहीं। तो जब ये लॉस देखेगा मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कतई नहीं, कभी नहीं, बराबर। और एक और सिनेरियो ले लो, एक और कंडीशन और एक और केस ले लो, जहां पर क्या हो रहा है, मुझे इनकम मिलनी चाहिए थी 30,000, बराबर। पूरे साल भर में मुझे फीस मिलनी चाहिए थी 30,000, पर एक पेरेंट्स से, एक बच्चे के पेरेंट्स से, उन्होंने मुझे अगले साल की फीस अभी से दे दी, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो 40,000 मुझे इस साल मिला, और मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया कि मुझे 40,000 मिला है, मैंने दिखा दिया 40,000 इनकम हुई है, और एक्सपेंस कितना हुआ है 15,000। तो इसकी वजह से प्रॉफिट कितना दिख रहा है, इसकी वजह से जो प्रॉफिट दिखेगा, 40 में से 15 गया तो सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट मुंह पे बता दो कितना दिखेगा, 25,000, बराबर। तो 25,000 का यहाँ पर क्या दिखेगा, प्रॉफिट। दिखना कितना चाहिए था, इस साल की इनकम कितनी मुझे पहले ये बताओ, 30,000, 10,000 एडवांस में दिया ना, तो 30,000 ही इनकम है इस साल की, तो मुझे 30,000 दिखाना चाहिए था, ना कि 40,000। 40,000 दिखाने से 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर 30,000 ही दिखाता तो 15,000 का ही प्रॉफिट दिखता, समझ रहे हो? तो जब इनकम ज्यादा दिखाने से क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया ना इस साल, और इस साल प्रॉफिट बढ़ा, तो फिर ये बोला वाला इंसान आ गया, इसको प्रॉफिट ज्यादा दिखा, और ये अपना इशू कर मीन्स ये अपना शेयर खरीदने लग गया, अपनी कंपनी में हिस्सा खरीदने लग गया, बराबर। अपन ने क्या किया, इसके वजह से क्या हुआ, अपन एक्चुअल कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, जितना भी केस मिल रहा है अपन वो रिकॉर्ड कर दे रहे थे, जबकि अपन को ऐसा करना नहीं चाहिए था, समझ रहे हो ना? अपन को चलना चाहिए था एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे, कि इस साल का तो इसी साल में लिखो, अगले साल का तो अगले साल जाएगा वो, बराबर। तो इसके वजह से प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा था, और इसके डिसीजन, जो भोला भाला इंसान, इसके डिसीजन पे भी इम्पैक्ट आ रहा था। तो कंपनी केस बेसिस का उल्टा फायदा निकालती है, मतलब गलत फायदा लेती है, फ्रॉड करती है। फ्रॉड कैसे करती है, समझो मुझे इनकम थी 30,000 की, पर मैंने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए एडवांस में पैसे ले लिए, ताकि मेरे को क्या करना था, पैसा लेना था, सबसे बैंक से पैसा लेना था, समझो बैंक से पैसा लेना, लोन लेना था। तो मुझे क्या करना है कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे एडवांस में पैसा ले लूँगा, यहाँ पे दिखा दूंगा 40,000 की इनकम हुई है, और इस 40,000 की इनकम से 25,000 प्रॉफिट दिखेगा, जबकि वो 25,000 प्रॉफिट होना नहीं चाहिए था, समझ रहे हो? ऐसी कंपनियां फ्रॉड करती थी। तो इसीलिए जो केस बेसिस पे जो वो हुआ करता था रिकॉर्डिंग, वो अब एक्रूअल बेसिस पे होता है, समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट में केस बेसिस का बता रहा था, और असली में रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे होती है, एक्रूअल। अगर तेरी इनकम इस साल की है तो इस साल रिकॉर्ड कर, अगले साल की तो नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर, समझा? केस बेसिस से कैसे फ्रॉड हुआ करते थे, और क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसीलिए अकाउंट्स ने क्या बोला, अकाउंटिंग बोर्ड ने क्या बोला, भाई मेरे तूने एक्सपेंस 15,000 किया ना, 15,000 दिखा, तो इनकम कितनी हुई, 30,000 की ना, 30,000 दिखा ना, ज्यादा क्यों दिखा रहा है,
ज़्यादा दिखा रहे थे तो इस भोले वाले इंसान को ठगने की फिराक में इससे पैसा ऐंठना चाहता है या फिर बैंक से लोन लेना चाहता है झूठा प्रॉफिट दिखा के, तो ऐसा नहीं चलेगा। तू जितना तेरे को इनकम हुई है इस साल में तू उतनी ही दिखाएगा। भले तूने एडवांस में पैसा ले लिया तो ले लिया, वो नहीं दिखाएगा। जितना तुझे इनकम हुई है इस साल की, जो तेरी इनकम बनती है तेरे को उतना ही दिखाना है। समझा? समझा कि नहीं? अपन वापिस से डिस्कस करेंगे ये सब चीज, पर यहाँ पे समझ के ले लो। तो जब वहां पर एक्सप्लेन किया जाए बाद में तो कंफ्यूजन ना हो। समझा? बहुत बड़ा कर दिया मैंने इस चीज को, इतना होना नहीं चाहिए था। फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तुम लोग का, कहना क्या चाह रहे हो? ये साल का देखो, जब भी कुछ समझना है ना, जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस रिवाइज करना होगा, तो जो यहाँ पे मैंने ग्रे कलर से हाईलाइट किया ना ये सब चीजों को, वो पढ़ना। मैं नोट्स भेज दूंगा ये साल का, ये साल में ही। मीन्स अगर 2020 का एक्सपेंस मैंने अभी से भर दिया, रेंट 3000 का अभी से भर दिया, तो मैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा। 12,000 था ना, 12,000 ही होना चाहिए था ना, 12 महीने का रेंट, तो 12,000 ही दिखाऊंगा। 3,000 ज़्यादा क्यों दिखा रहा हूँ? प्रॉफिट कम करने के लिए। अब ये बता, प्रॉफिट कम करने से क्या होगा? ये इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इससे मुझे क्या फायदा, कंपनी को क्या फायदा कम प्रॉफिट दिखाने से? कंपनी को ये फायदा है कि कम प्रॉफिट दिखाओगे तो क्या होगा, जो टैक्स लगता है ना प्रॉफिट पे लगता है कंपनियों के, तो कम अगर वो दिखाएंगे प्रॉफिट तो कम टैक्स लगेगा। तो टैक्स से बचने के लिए कई बार कंपनियां ऐसा यूज करती, तो फ्रॉड से बचने के लिए, उस भोले भाले इंसान को बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। समझा? क्लियर? आगे बढ़ू? चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो पॉज करके, अपन आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलो सेकंड टॉपिक क्या अपना, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यानी इसका मतलब मैं बाद में बताता हूँ इसका मतलब, पहले इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब कोई बता सकते हैं? कंसिस्टेंट का मतलब, जल्दी जल्दी वेट कर रहा हूँ मैं, नहीं पता? चलो बताता हूँ मैं क्या इसका मतलब। ये कौन दिख रहा है यहाँ पर, कौन है? पता है ना कौन है? अरे किंग कोहली यार। इसके बारे में, इसकी खासियत क्या है? हर मैच में सेंचुरी मारेगा। अपन को क्या लगता है हर मैच में सेंचुरी मारेगा? चल सेंचुरी नहीं तो हाफ सेंचुरी तो पक्की रहती है इसकी। तो ये बंदा कैसा है? कंसिस्टेंट है। क्या एक बार 50 मारा तो अगले मैच में भी 50 पक्का है, उसके बाद वाले मैच में भी 50 पक्का है। तो ये क्या कंसिस्टेंट है, एक के बाद एक लगातार। ऐसा नहीं कि एक बार अलग एक बार अलग, जैसा एक बार परफॉर्मेंस दिया वैसे दूसरी बार भी परफॉर्मेंस देगा, अपने एक्सपेक्टेशन लगाते हैं इससे। तो वैसे ही कंपनी को क्या बोला जाता है, तुम भी क्या बनो, किंग कोहली बनो। इन शॉर्ट कंसिस्टेंट बनो। अब कंसिस्टेंट कैसे बनोगे और कंसिस्टेंट किस वे में बनना है, क्या हमें लगातार करना है, ये चीज लगातार करना है, बताता हूँ मैं। क्या लिखा है यहाँ पर? वंस वंस ए बिजनेस चूज टू यूज ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड। क्या लिखा है? वंस ए बिजनेस चूज टू यूज ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड, जब कोई बिजनेस एक बार कोई अकाउंटिंग मेथड यूज करता है या फिर चूज करता है कि हम ये मेथड यूज करेंगे, तो इट शुड कंटिन्यू यूजिंग इट ऑन ए गो फॉरवर्ड बेसिस। मतलब एक बार अगर यूज करता है तो बार बार उसी चीज को यूज करो। ऐसा क्यों बोलता है? ऐसे बोलने का रीजन क्या है वो मैं समझाता हूँ। पेन और पेपर लेके बैठे हो ना? हाँ, लेके बैठोगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। नहीं लेके बैठे तो पॉज करो, लेके आओ फटाफट। ये क्वेश्चन सुनो मेरा, कि सुनो, डेप्रिसिएशन अपने पढ़ा था FYGC में, पढ़ा था ना? हाँ, तो उसमें कौन से दो मेथड थे? एक था SLM। SLM फुल फॉर्म भूल गए निकम्मो? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते? स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर क्या होता था, जैसे मैंने कोई
असेट खरीदा है, समझो मशीनरी खरीदी 50,000 की, कितने की? 50,000 की मैंने मशीनरी खरीदी, तो मैं जो डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना वो किस पे निकालूंगा? चलो 10% डेप्रिसिएशन है तो कितना आएगा? 5,000। मैं आगे नहीं लिखूंगा, तुम लोगों को बुक में लिखना है, कैलकुलेट करना है खुद से और मुझे आंसर बताना है। मैं भी बताऊंगा, उससे तुम लोग कंफर्म करने के दोनों राइट है या नहीं। चलो 50,000 की मशीन थी, एसएलएम के हिसाब से कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालते, कॉस्ट मतलब जितने में खरीदे थे उस पे डेप्रिसिएशन निकलता है। तो अगर 10% में अगर डेप्रिसिएशन निकालते 50,000 पे, कितना आता है? 5,000। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? 5,000 क्या कर दूंगा? लेस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऐसे, मतलब लेस ही होता है। कितना बचा? ईयर एंड पे कितने की मशीनरी बची? 45,000। और ईयर एंड का ही नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जाता है, बराबर। तो ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में गया, फिर नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितना डेप्रिसिएशन होगा? फटाफट बताओ, फटाफट। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10% डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 4,500 ना, बराबर ना? गलत, 4,500 नहीं निकलेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? कॉस्ट पे निकलता है, एसएलएम मेथड है बच्चों, कॉस्ट पे निकलता है। तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करो। अपना कॉस्ट कितना था? 50,000 ना, तो इसी पे कैलकुलेट करो ना 10%, कितना होता है? 5,000। हाँ, तो सेकेंड ईयर भी 5,000 माइनस होगा। समझ रहे हो क्या नहीं? लगता है दीदी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो 5,000 माइनस किया, कितना आया? 40,000, बराबर। देखो तुम लोग ये सोचे कि मैं इतना पका क्यों रहा हूँ, पका नहीं रहा हूँ, मुद्दे की बात पे आएंगे, पहले इतना समझ लो। आया 40,000। ये कौन सा था? एसएलएम मेथड। अभी बात करते हैं, इतना लिख लिए तुम लोग ने? फटाफट लिखो यार, फटाफट लिखो, पॉज करके लिखने, पॉज करके लिखो, कैसे भी लिखना लिखो। ये था एसएलएम मेथड। सपोज करो वही डब्ल्यूटीवी मेथड होता। डब्ल्यूटीवी मेथड मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जितना भी नेक्स्ट ईयर जितना भी कॉस्ट बचेगा, जितना भी मशीन की बुक वैल्यू होगी, भी बुक वैल्यू क्या क्या नाम ले लिया यार मैंने, समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो जितना भी असेट बचा, जितना भी अमाउंट बचा असेट का, उस पर कैलकुलेट करोगे। जैसे जैसे कंफ्यूज मत हो, घबराओ मत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो समझो मैंने वापस से 50,000 का ही असेट खरीदा है उसी साल में, वही असेट है, पर अब मैं डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करो ना कि एसएलएम मेथड। तो डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करूंगा तो क्या होगा? डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से 10%, इस साल कितना होगा? इस साल निकलेगा 5,000 50,000 पे, बराबर। अरे बोलो हाँ, श्रद्धाली हो बोल सकती है। कितना बचा? 45,000। हाँ कि ना? हाँ, 40,000 45,000 बचा। अभी जब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो वापस 10% निकालना है मुझे। तो 10% कितना होगा? किस पे निकालूंगा पहले ये बताओ, कितना होगा वो मत बताओ, किस पे निकालूंगा? 50,000 पे या 45,000 पे? डब्ल्यूडीवी मेथड है, मतलब जो रिटन डाउन वैल्यू है, मीन्स लेस करने के बाद जो ये वैल्यू आई, रिटन डाउन वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। समझा? बराबर, समझा ना? तो ये 45,000 पे अगर अपन कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? 4,500, बराबर। कितना आएगा? फटाफट लेस करके बताओ। 40,500, बराबर। अरे मेरे से पहले तुम लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ये मुंह पे करने वाले कैलकुलेशन है। कितना है आंसर? 40,500। जब अपन ने एसएलएम मेथड यूज किया था तो अपना आंसर क्या था? क्या था? 40,000
बराबर ना। 5000 पिछले साल का कॉस्ट पे, मतलब 10%, 10% इस साल का कॉस्ट पे 5000, तो एक्सपेंस कितना दिख रहा था यहाँ पे, कितना लेस किए थे अपन ने, 5000 बराबर। तो यही डिफरेंस देखो तुम लोग, एसएलएम जब यूज किया था तो क्या हुआ था, जो एक्सपेंस था 4500 के दिखने के बदले कितना दिखा था, 5000। क्या बोला कि जब एसएलएम मेथड यूज किया तो एक्सपेंस 5000 दिखा, जब डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया 4500 दिखा। हाँ चलो समझ में आया, दो मेथड यूज किया अलग अलग इसलिए डिफरेंस दिखा, पर डिफरेंस दिखने से फर्क क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, खुद सोचो। चलो अगर मैं एसएलएम यूज करता हूँ, समझो मेरा प्रॉफिट था 5000, चलो 50 ले लेता हूँ, 50,000 का ही प्रॉफिट हुआ मुझे। और अगर मैंने एसएलएम फॉलो किया है साल भर में, तो 5000 का जो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का, वो इससे लेस होके बचेगा 45,000 का। और वही अगर मैंने डब्ल्यूटीवी यूज किया है तो एक्सपेंस कितना है, 4500 बराबर। तो एक्सपेंस कितना, ये प्रॉफिट कितना दिखेगा एक्सपेंस माइनस करने के बाद, एक्सपेंस बोल सकते हो या फिर लॉस भी बोल सकते हो। 40.5 मीन्स 40,500 का मुझे क्या दिखेगा, प्रॉफिट। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ गलत लिख दिया मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, 45,500 का दिखेगा, सॉरी सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तुम लोग मत करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा 500 रुपये का प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है। हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपना एक्सपेंस कितना दिखा था 5000, यहाँ पर एक्सपेंस कितना दिखा था 4500। मीन्स अगर मैं एसएलएम यूज कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या कम दिखेगा, और अगर मैं डब्ल्यूडीवी यूज कर रहा हूँ तो प्रॉफिट 500 रुपये ज़्यादा दिखेगा बराबर। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि प्रॉफिट कम ज़्यादा होने से, प्रॉफिट कम ज़्यादा होने से बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, और ये बंदा खाली इस साल का प्रॉफिट देखेगा। आंसर दो आंसर दो, इस साल का प्रॉफिट देखेगा, नहीं ना, इस साल का देखेगा तो पागल है वो, इसे 4-5 साल का प्रॉफिट देखना चाहिए। तुम लोग भी तो 4-5 साल पहले का प्रॉफिट देखोगे ना, क्या 5 सालों से इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक साल में 86 लाना कोई कुछ नहीं है, आगे भी अगर वैसी प्रोग्रेस हो रही है, वैसी आगे बढ़ लो तो समझ में आता है। तो एक साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और वही दूसरे साल में दिवाला निकल गया, फिर तीसरे साल में प्रॉफिट, फिर चौथे साल में लॉस। क्या कंपनी है, भरोसा करने लायक है, नहीं है बराबर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनियां क्या करती है, जो मेथड है अगर चेंज करती रहेगी तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा चेंज होते रहेंगे। समझो जहाँ पे 45 का प्रॉफिट दिखना चाहिए था, वहाँ पे 45,500 का दिख रहा है। हाँ चल दिख रहा है ना, तूने डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज किया ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई मेथड यूज किया ना, किया ना यूज, तो ये यूज करते रहे। क्यों 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 ये यूज करते रहूं, इसीलिए क्योंकि तू अगर मेथड चेंज करता रहेगा तो जो तेरा प्रॉफिट है ना, वो भी हर साल अलग अलग दिखाएगा, और हर साल अलग अलग दिखाएगा तो जो ये बंदा है, जो भोला भाला राम है, वो हो जाएगा कंफ्यूज बराबर। मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें डेप्रिसिएशन तुम लोगों को लगता है 5 या 500 ये सब का होगा, अरे हजारों का होता है, लाखों का होता है। जो मशीन ही होती करोड़ों रुपए की होती है, उसका 10% निकाल दो, 10 करोड़ की मशीन 10% निकाल तो 1 करोड़ रुपया होता है। तो खुद सोच लो, 1 करोड़ रुपया अगर कोई कंपनी को टैक्स भरना पड़ा, तो टैक्स से बचने के लिए क्या करती है, डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाओ बराबर। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो तो अकाउंटिंग बोर्ड क्या बोलते हैं, देख
तू उन लोग को पागल बना सकता है, हम लोग को मत बना, और हम लोग तेरे को उन लोग को बनाने भी नहीं देंगे। तो तू क्या करेगा, तू एक बार जो यूज करे ना वही यूज कर, तो ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि एक साल इतना प्रॉफिट बढ़ कैसे गया, एक साल कम कैसे हो गया, फिर बढ़ा फिर कम, ऐसा क्यों, वो कंफ्यूज ना हो, समझे। इसलिए क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट लेके आया, और ये कॉन्सेप्ट में यही बोलता है, अगर एक बार जो चीज फॉलो किए देन बी कंसिस्टेंट, म्हणजे अगर एक बार तुमने WW मेथड यूज किया तो बार बार उसको ही यूज करो, अगर तुमने SLM मेथड यूज किया तो बार बार उसी को यूज करो। ये मैंने खाली एग्जांपल दिया डेप्रिसिएशन के ऊपर, ये मेथड का, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मेथड थे, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड है, अपन आगे देखेंगे तो मैं बताऊंगा जब भी कोई नवा नवा मेथड दिखा, या फिर दीदी देखेगी तो दीदी पढ़ा देगी उस मेथड को। तो मैंने जो बताने का जो मोटिव था वो क्लियर हो गया होगा अभी तक, बराबर। आगे बढ़े, रेस्ट आराम करना चाहोगे 2 मिनट, पानी भी पी लो, और हमेशा वीडियो पॉज करने के बाद ही कुछ करना। अरे पॉज करने के बाद मीन्स ऐसा नहीं है बहन से बात कर रहे हो, भाई से बात कर रहे हो, ऐसा मत करना। पढ़ाई के वक्त पे नो मस्ती, समझे। कर भी किससे सकते हो, क्लासेस में तो करते। चलो, अपना प्यारा वाला कॉन्सेप्ट आ गया अभी। प्यारा वाला कौन सा, जो फटाक से दिमाग में घुसता है और जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब अपन मोगली थे ना, मोगली मीन्स जब बहुत छोटे थे, FI जैसे में जब नन्ना नन्ना कदम रखा था अपन ने, तब अपन ने पढ़ा था बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, दोनों सेम नहीं होते। और क्यों नहीं होते, क्यों ऐसा अपन मानते, वो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। क्यों ऐसा नहीं, क्यों ऐसे ही नहीं मानते, इसीलिए क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस के नाम पे काफी फ्रॉड कर सकते हैं, नकली कंपनियां बना के। बहुत सारे वेज है फ्रॉड करने की इस चीज में, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार लॉकडाउन खुल जाने दो, यहाँ पे खाली इतना समझ लो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, समझे। मैं अभी खाली डिटेल में उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें चैप्टर में काम आने वाले, समझ रहे हो। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस चीज को बताने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ। हाँ ये वाली, कुछ याद आया, कौन सा पेंट है वो, एशियन पेंट या रॉयल, कुछ ऐसे कुछ पेंट है वो। चलो पेंट का नाम नहीं याद होगा, ये फोटो जरूर याद होगी, अभी तो और चलेगा। सुना है ना ये ad? देखा है ना। तो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि कंपनी अभी और चलेगी, क्या बोलता है, कंपनी अभी और चलेगी, बस हो गया खत्म। नहीं, ये एक सेंटेंस से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, एक सेंटेंस से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सेंटेंस क्या बोला था, अभी तो और चलेगा। हम मानते हैं कि बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलने वाला है। अब क्यों मानते हैं, अगर मैंने कहा कि बिजनेस और टाइम के लिए चलने वाला है, कंपनी बोल दी कि हम लोग का बिजनेस चलने वाला है और टाइम तक आगे चलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बराबर ना। कि हाँ चल कंपनी चलने वाली तो डालने के लिए लोचा नहीं है। पर पर अगर ऑडिटर मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट जो कंपनी का अकाउंट्स चेक करता है कि कोई फ्रॉड है क्या नहीं, कंपनी और चलने वाली है क्या नहीं, वो अगर फाइनल अकाउंट के नीचे लिख देते हैं, क्या लिख देता है कि कंपनी का भरोसा नहीं कि वो आगे चलेगी, तो इससे क्या होगा, सीए के मीन्स ऑडिटर, सीए को ऑडिटर बोलते हैं जब वो चेकिंग करता है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसका अकाउंटिंग कैसे वो जब चेक करता है तो उससे ऑडिटर नाम दिया जाता है। वो चेक करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट मीन्स ऑडिटर फाइनल अकाउंट के नीचे बस इतना ही लिख दिया कंपनी और नहीं चलेगी, तो वो क्या होगा, तुम लोग खुद सोच लो ना। तुम लोग का कोई कंपनी में पैसा है या फिर कोई कंपनी में तुम लोग पैसा डालने वाले हो, एक हफ्ते बाद तुम लोग कंपनी को पैसा देने वाले हो, और तुम लोग को अभी पता चलता है कंपनी 1-2 साल की मेहमान है, 1-2 साल क्या छोड़ो, 1-2 साल मत पकड़ो, 6 महीने की मेहमान है, उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी।
तुम लोग पैसा डालोगे डालोगे क्या पागल लोग यार, डालोगे तो नहीं डालना चाहिए, समझा? तो ये भी नहीं डालेगा। तो अकाउंट्स क्या बोलते हैं कि जब भी तुम अकाउंट्स बनाओ और अकाउंट्स को देख के तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि कंपनी अभी आगे नहीं चलने वाली, तो उसके नीचे लिखो कि कंपनी नहीं चलने वाली। अकाउंट्स में अपन क्या मानते हैं उतना समझा ना वो कॉन्सेप्ट? क्या एक लाइन से, कौन सी लाइन, कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न, इस लाइन से ही पूरा डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, समझे? तो ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। यहाँ पे हम एज्यूम कर देंगे कंपनी और चलेगी और उसी हिसाब से ये बंदा भी पैसा लगाता है, इसको भी सपना नहीं आने वाला। अब समझो, कोई ऑडिटर था, उसने पिछले साल में इतना लिख दिया कि कंपनी आगे और चलेगी, पर भगवान ना करे, वैसे तो भगवान ने कर दिया है, भगवान के ऊपर भी ब्लेम डालना सही नहीं होगा, ये नेचुरल था, कुछ लोगों की गलती की वजह से ये सब चीज हुई। जो ये पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक मीन्स कोरोना वायरस जो भारत में आया, इसके वजह से इतना लंबा जो लॉकडाउन लगा, किसी को पता था? अपन को भी नहीं पता था, अपन को भी नहीं लगा था। इसकी वजह से जो अपन वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, तो आगे का क्या होने वाला है अपन को नहीं पता अभी से। तो ऐसी भी बहुत सारी सिनेरियो हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि अपन ने लिख तो दिया कि बिजनेस और चलेगा, पर बिजनेस बंद हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, या फिर बिजनेस नहीं चल पाता। तो अपन खाली एज्यूम करते हैं, अपना खाली एजम्पशन है वहां पर कि बिजनेस चलेगा, अपन गारंटी नहीं दे सकते, समझा? समझ गया होगा पक्का ना? कि वापस बताओ? कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, सर से हम लोग का नंबर ले लेना, अगर नहीं होगा तो हम लोग का नंबर। आगे बढ़ू? अभी ब्रेक नहीं मिलेगा, दो दो बार मिल चुका। हाँ, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा, वो बुक पे अच्छे से कैलकुलेट करके बताना। तुम लोग अपने आप को समझोगे तुम लोग व्यापारी हो, मीन्स ट्रेडर हो, तुम आम खरीदते हो और उसे बेचते हो। तुम लोग ने 10 आम खरीदा 10 रुपए का, कितना आम खरीदा? 10 रुपए का आम खरीदा, कितने आम? 10 आम, समझे? 10 आम खरीदे 10 रुपए के, और उसमें से 8 आम बेचे, कितने रुपए का? 20 रुपए का आम बेचा, 8 आम 20 रुपए में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपया। अरे वाह, तालियां बजनी चाहिए लोग के लिए। 10 रुपया कैसे हुआ? वापिस से सुनो क्वेश्चन, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ। 10 आम था, 10 रुपए का खरीदा, बोलो हाँ? हाँ, 10 आम 10 रुपए का खरीदा और उसमें से खाली 8 आम बेचा, 10 में से 8 आम बेच दिया, कितने में? 20 रुपए में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? अभी तुम लोग बोलोगे 10 ही तो आ रहा है, 10 रुपए का तो डिफरेंस है इनकम और ये एक्सपेंस में। तो मैं बोलूंगा नहीं, अगर तुम लोग का आंसर 10 आ रहा है तो तुम लोग रॉन्ग हो। यहाँ पर देखो, समझो, तुम लोग ने 10 आम खरीदा था 10 रुपए का, बराबर, उसमें से 8 आम बेचा, कितने में? 20 रुपए में। तो ये हो गया एक्सपेंस, ये हो गया इनकम। तो 20 रुपए की इनकम, 10 रुपए का खर्चा। तो 20 में से 10 माइनस किया तो 10 ही तो आता है ना यहाँ प्रॉफिट। हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला कि 20 में से 10 गया तो 10 नहीं आता, बोलो 10 आता है, पर जो तुमने बोला प्रॉफिट इतना हुआ 10 रुपए हो रहा है, तो वो गलत है। कैसे गलत है वो देखो, 10 आम 10 रुपए का, आंसर देना, 10 आम 10 रुपए का। तो एक आम कितना, कितने का? अरे छोटा सा बच्चा भी बता देगा। 10 आम 10 रुपए का, तो एक आम कितने का? बराबर 1 रुपए का। तो वैसे ही मैंने कितना आम बेचा? 8 आम बेचा। तो 8 आम पे मेरे को खर्चा कितना आया? कितना आया? 8 रुपया। और ये मुझे इनकम कितनी? 8 आम बेचने पे 20 ना। हाँ, तो अब बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है? कितना? 12 रुपया। और तुम लोग बता कितना रहे थे?
बता कितना देते हैं? 10 रुपया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम लोग ने क्या किया, 10 आम का खर्चा माइनस कर दिया 8 आम के इनकम पे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब तुम लोग को पता करना है कि 8 आम पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 8 आम का ही खर्चा लोगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही बोल रहा हूँ कि 8 आम पे जितना खर्चा हुआ ना, उतना मतलब जितना तुम लोग ने बेचा उतना ही एक्सपेंस दिखाओ, ताकि तुम लोग को सही वाला प्रॉफिट पता चले। जो 2 आम बच गए थे वो भी तुम लोग अभी भी तुम लोग के पास ही है ना, जो बच गए थे, क्या बोलो, बच गए थे, वो भी तुम लोग के अभी भी तुम लोग के पास है, तुम लोग वो बेचोगे, बराबर। तो जो बच गए उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को अपन कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। समझा क्यों लिखते? देखो, एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट था, मतलब प्लस में था, तो जब इसके अपोजिट साइड में कुछ लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे से 2 माइनस हो जाता है। मीन्स 2 आम का खर्चा, 2 आम का खर्चा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 आम का खर्चा मैं निकाल दे रहा हूँ 10 आम के खर्चे से। यही चाहिए ना अपन को, 8 आम का ही खर्चा पता करना है ना, तो क्या करो, 10 आम के खर्चे से 2 आम का खर्चा निकाल दो। 2 आम का खर्चा कितना हुआ? 2 रुपया, बराबर। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 20 दो 22, 22 में से 10 गया तो 12, बराबर। तो अभी कुछ समझा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं क्योंकि अपन को क्या करना रहता है, जब ये 2 इस साइड गया तो 8 बन गया, हाँ, तो इसीलिए लिखते ताकि अपन को पता चले कि प्रॉफिट हकीकत में कितना हुआ है। अगर हम दो दो जो आम बच चुके उसका कॉस्ट नहीं निकालते तो प्रॉफिट कम दिखाता, जबकि दिखाना नहीं चाहिए था। समझा कुछ? गया दिमाग में? समझा ना? यहाँ पे लाइन क्या लिखा हूँ मैंने, देखो, जब भी रिवाइज करो ना कुछ, तो जो लिखा हूँ ना मैंने और जो फोटो है उससे को रिलेट करके, उसको रिलेट करके समझ लेना। रेवेन्यू मिला तो खर्चा भी दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू मतलब इनकम, 20 आम की इनकम हुई है, तो रेवेन्यू 20 आम का मिला, 20 रुपया, तो खर्चा भी तो दिखाना पड़ेगा ना। पर कितने का खर्चा दिखाओगे? जितना आम बेचे, 8 आम बेचे थे तो 8 आम का ही खर्चा दिखाओ, बराबर। तो क्या लिखा है? नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं कि एक्सपेंस 10 का दिखा रहे हो और इनकम 8 का ही दिखा रहे हो, तो नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करने का। अपन पॉलिटिशियन नहीं है, वो काम उलट पे छोड़ दो, समझे? और अपन आज के यूथ है, अपन को डिस्क्रिमिनेशन करना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया एक्सपेंडिचर, समझा? नो भेदभाव। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, चलो, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मटेरियलिटी। इसका मतलब क्या? फर्क पड़ता है मतलब यही है इसका मतलब, फर्क पड़ता है। अब कब फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, समझो। एक और मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो, मैं रास्ते पे से जा रहा था और मेरे जेब में 500 रुपया पड़े थे, गिर गए। मैं क्या करूँगा? रिटर्न आके चेक करूँगा, बराबर। यहाँ पर मुझे क्या हुआ? फर्क पड़ा। वही मेरे जेब से 2 रुपए गिर जाता और मुझे लेट हो रहा है, कहीं पे जाना है मुझे, तो 2 रुपए के लिए रिटर्न नहीं आऊंगा। यहाँ पर क्या हुआ? मुझे फर्क नहीं पड़ा, बराबर। वही निहाल के 2 रुपए गिरते तो वो बात अलग है, वो ढूंढते फिरता। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। ये तो जनरल एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे मुझे फर्क पड़ा इन अवर डेली बेसिस जो अपन करते हैं, उसमें मुझे फर्क पड़ रहा है। पर एक कंपनी के हिसाब से सोचे तो कंपनी में किसको क्या इफेक्ट पड़ सकता है, किसको क्या फर्क पड़ सकता है? तो फर्क पड़ेगा तो भाई इन इंसान को पड़ेगा, मिस्टर राम को। क्या फर्क पड़ेगा, समझो। या तो मिस्टर राम को, या फिर जो ओनर है, या फिर जो ओनर है बिजनेस के, उनको फर्क पड़ेगा। अब फर्क कैसे पड़ेगा, एक और एग्जांपल देता हूँ। वो वाला एग्जांपल क्लियर है ना? ये वाला एग्जांपल समझो। ये एग्जांपल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समझो तुम्हारा एक बिजनेस है, बराबर। तो बहुत सारी जगह तुम लोग ने बिजनेस खोल के रहे हो, बड़े आदमी हो भाई,
बड़े आदमी, तुम लोग को तो लॉकडाउन से फर्क भी नहीं पड़ता। तो तुम लोग ने 4-5 जगह बिजनेस खोल के रखा है और हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, तो हर जगह एक मैनेजर को चूज करके रखा कि भाई तू यहाँ का काम संभालेगा, तू यहाँ का काम संभालेगा। तो एक मैनेजर था, एक यूनिट पे, एक जगह के बिजनेस पे तुमने मैनेजर रखा था। उस मैनेजर ने क्या किया, जो न्यूली असेट जो तुमने परचेज किया था, नवा असेट जो परचेज किया था, उसने अपने साले को बेच दिया। क्या बोला, मेरे को क्या बोला, मैं ओनर हूँ, मीन्स तुम लोग ओनर हो, तो तुम लोग पूछे तूने असेट क्यों बेचा रे, तो उसने बोला सर पुराना हो गया था। अच्छा, तो कितने का खरीदा था, तो बोलते 50,000 का। बेचा कितने में, 30,000 में। बोला सेकेंड हैंड था ना। तो भाई ऐसा नहीं होता, वो जाना चाहिए था मार्केट में, उसकी वैल्यू कितनी चल रही पता है, सेकेंड हैंड है तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू 40,000 चलती है, उसने बेचा कितने में, 30,000 में। किसको, साले को बेचा। तो फर्क पड़ा ना। तेरे बिजनेस में कोई ऐसा करेगा, तेरे को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना तुम लोग को फर्क। तो वही बात है, तो बिजनेस में ऐसा ओनर को फर्क पड़ता है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ, तुम लोग एचपी स्टूडेंट हो तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझेगा। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग कौन होते हैं, एक हिसाब से ओनर ही होते कंपनी के, एक हिसाब से क्या ओनर ही होते हैं कंपनी के। तो अगर उन लोग के बिजनेस में कोई ऐसा करता है तो लोगों को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तुम लोग खुद बताओ। तुम लोग उस जगह पे अपने आप को रख के बताओ कि फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सा आंसर है यार, पढ़ना चाहिए बराबर। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब समझ में आया उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों बनाया गया है। समझ रहे हो ना प्यारे प्यारे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट अपन ने रख दिया था, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8 मिनट 5 मिनट जाएगा और फिर वीडियो कंप्लीट। तुम लोग अपना काम कर सकते हो, जिससे बात करना उससे बात कर सकते हो, फ्री हो। हम्म तो लास्ट अपना कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिज्म। अब ये होता क्या है, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, ये दिख रहे, पन्ना लाल, हीरा लाल, बहुत इनकम है इनके पास, बहुत पैसा है, फिर भी क्या है, कंजूस है। तो मैं कन्वर्जेटिज्म का मतलब कंजूस निकाल सकता हूँ, पर यहाँ पर उसका मतलब कंजूस है नहीं। एक सीधा साधा, मीन सीधा साधा इन द सेंस कि जिसके पास दिमाग होगा वो भी ये कॉन्सेप्ट को यूज करता है। कैसे यूज करता है, एग्जाम्पल, आम का एग्जाम्पल लेते हैं। आम का समझो, तुमने 10 आम खरीदा था यहाँ पर, कहाँ पे गया, यहाँ गया, चलो गया गया, छोड़ो इसको, जाने वाले को अपन नहीं रोक सकते। तो जो 10 आम खरीदा था तुम लोग ने, उसमें से 8 आम बेचा था, कितना नहीं बेचा था, कितना बच गया था, 2 आम बच गया था बराबर। तो जो 2 आम बच गया था तुम लोग कितने में पड़ा था, 2 रुपए में, 2 आम 2 रुपए में। और मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, समझो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 3 रुपया। तो तुम लोग बुक में कितना रिकॉर्ड करोगे कि ये आम कितने का है, कितना, 3। अच्छा है तुम लोग को ट्यूशन में नहीं हूँ मैं, वरना बताता अच्छे से। 3 कैसे, 3 रिकॉर्ड कर रहे हो, किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, मीन्स क्या सोच के रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर पहले से तुमने ये रिकॉर्ड कर दिया कि 3 रुपए का है वो, तो क्या होगा, यही होगा कि प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा अननेसेसरीली। रुको एग्जांपल देते हैं, क्या हुआ अभी इसको, चलो बुक में ही बना लो। एक साइड एक्सपेंस, एक साइड इनकम। 10 आम खरीदा था बराबर 10 रुपया, और मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिखो 10 रुपया टी बना के, और राइट हैंड साइड लिखो 20 रुपया। 2 रुपया कॉस्ट है आम का, तो अपन ने क्लोजिंग स्टॉक का 2 रुपया लिख दिया था राइट हैंड साइड में, ताकि 8 रुपये का एक्सपेंस दिखे। तो अगर मैं 2 रुपया ना लिख के 5 रुपया लिखता हूँ या फिर 6 रुपया लिखता हूँ, तो क्या होगा, खुद बताओ, जोड़ के बताओ फटाफट। इनकम ज्यादा दिखेगा बराबर। तो जो इनकम ज्यादा दिखेगा, जबकि ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी तक बिका नहीं है यार। जब बिकेगा तब लिखोगे, समझ में आता है,
जब तक वो बिका ही नहीं तुम लिख कैसे सकते हो? तो जब वो बिकेगा तब तब की बात है, वो तब देखना। क्या बोला? तब देखना जब बिकेगा। चलो इतना समझो। एक और केस लेते हैं। समझो दो ही आम बचे और दो आम की वैल्यू है 2 रुपया। तुम लोग के हिसाब से जो तुम लोग को कॉस्ट पड़ा था, और मार्केट में चल रहा है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया चल रहा है 2 आम का। तो इस वक्त पे तुम लोग कितना रिकॉर्ड करोगे? 2 रुपया नहीं, 1.5 रुपया रिकॉर्ड करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अपन को भरोसा नहीं कि मार्केट और भी गिरेगा। अगर इतने वक्त पे अगर अपन कुछ बेचने जाते हो, आम बेचने जाते, तो कितने का पड़ रहा है? 1.5 रुपये का। तो अपन क्या हो जाते, थोड़े कंजर्व हो जाते। कंजर्व मीन्स बाद का पहले से सोचने लगते हैं। प्रॉफिट हुआ तो भाई वो बाद का बाद में देखिए, पर लॉस हो रहा है तो अभी से सोच के चलना पड़ेगा। बराबर। अगर मैं LIC ले रहा हूँ तो किस बेसिस पे LIC ले रहा हूँ? मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले रहा हूँ? आगे का सोच के कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसलिए ले रहा हूँ। बराबर। और मैं अभी से ये नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यही है, अगर प्रॉफिट हुआ, अगर तुम समझदार हो, तो लॉस हो रहा है तो अभी अभी रिकॉर्ड कर लो, बी कॉशियस। बात का पहले से सोचो। अगर लॉस होने का तुम लोगों को चांसेस लग रहा है, कि लॉस होने का चांसेस लगा तो भाई बहुत ज़्यादा चांस है। फिर तुम लोग को 2% लग रहा है पर है 10% चांस, क्या वो लॉस होगा ही होगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ यार। बात का पहले से सोच के चलो। अगर कुछ खतरा है तो, खतरा नहीं है तो भाई तब का तब देखेंगे। समझा इस कॉन्सेप्ट का मतलब? अगर अभी कुछ हो रहा है, लॉस हो रहा है तो सही है, बी कॉशियस, रिकॉर्ड करो। अगर लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो लग रहा है प्रॉफिट होगा, तो भाई बात का बाद में देखेंगे ना। समझा? चलो इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। कुछ डाउट होगा तो फिर भेजना, दीदी के व्हाट्सएप नंबर पे भेजना या फिर किसी की व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। और जैसा लग रहा है सर जल्दी से जल्दी तुम लोग का ये ग्रुप बना देंगे, तो उसमें वीडियो अपलोड हो जाएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, पर फालतू वाली बात मत करना उस ग्रुप में। समझा? जहाँ पर भी हो अच्छे से रहो, पढ़ो, क्योंकि 12वीं है तुम लोग का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबकी तरह की सेफ रहो, उतने तुम लोग समझदार हो कि खुद सेफ, अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हो, खुद सोच सकते हो। मुझे भी पता है कितने डरपोक हो तुम लोग। तो चलो ये वीडियो मैं बंद करता हूँ अभी, ये तुम लोग को मिल जाएगा।